हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सेल्स मींस रक्त कोशिकाएं या फिर आप इन्हें रक्त कणिकाएं भी कह सकते हो। तो जो इसके पहले हमने जो वीडियो आपके साथ में शेयर किया है उसमें हमने ब्लड क्या होता है मींस रक्त क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पूरे डिटेल में और प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से तत्व इसके अंदर होते हैं, वो भी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि ब्लड सेल्स क्या होता है। तो उसमें सबसे पहला है हमारा लाल रक्त कण या फिर हम इसे लाल रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे रेड ब्लड कार्पसल्स कह सकते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं और शॉर्टकट में हम इसे आरबीसी बोलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर आपका लाल रक्त कण है यानी कि आरबीसी है, उसको एक और नाम से जानते हैं हम, वो है, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स इसका एक नाम और है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी लिख देती हूं मैं, इरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो ये आपका जो आरबीसी है उसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। उसके बाद में है श्वेत रक्तकण यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स डब्ल्यूबीसी, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ओके, इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स और जो प्लेटलेट्स हैं उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स, ओके, इंग्लिश में यहां लिख देती हूं मैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो ये हो गया, यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, जो प्लेटलेट्स है उसको हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु, इसका हिंदी होता है। चलिए फिर अब आते हैं आरबीसी की बात हम करते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम होता है इनका, ये सब हम डिस्कस करते हैं। आरबीसी, ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा हर एक चीज इसके बारे में। और जितनी भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, ये क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं और डिस्क जैसे होता है, डिस्क आपने देखा ही होगा। ठीक है, उसी के आकार की कोशिकाएं होती हैं और ये जो है अवतल फॉर्म में होते हैं, बाइकनकेव जिसे बोलते हैं, दोनों तरफ से ये अवतल रहती हैं यानी कि बाइकनकेव होती हैं और किनारों पर ये मोटी रहती हैं और बीच में पतली दिखाई पड़ती हैं। तो अभी मैं इसका पिक्चर दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किनारों पर क्या होती है, मोटी होती हैं और बीच में पतली दिखाई देती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है बल्कि हीमोग्लोबिन रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, न्यूक्लियस नहीं होता है बल्कि क्या होता है इसमें, हीमोग्लोबिन। तो ये आपको भी पता है कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके, नाभिक नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब जो मानव रक्त का लगभग आधा आयतन इन्हीं लाल रक्त कोशिकाओं से बनता है। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये रुधिर में आधा क्या, आप देख सकते हो कि रक्त में 99% जो होती हैं वो आपकी आरबीसी होती हैं। 99% ये होते हैं आरबीसी आपके ब्लड में। ठीक है, 99% यही होते हैं। ओके, तो अब चूंकि जो हमने बताया
और ये रक्त में अगर इनके हम ये बात करें कि मतलब कितना होती हैं ये, तो रक्त में ये 40 से लेकर के 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर के हिसाब से ये रहती हैं। कितना? 40 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ओके, और इसको हम 4 to 6 मिलियन भी कह सकते हैं। ओके, मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इनको। 40 से 60 लाख आप बोलिए या फिर 4 से 6 मिलियन बोलिए, तो इतना ये होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में। ठीक है, और जो इनका व्यास होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है, और जो इनकी मोटाई होती है वो लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। फिलहाल इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता है एग्जाम में। ओके, फिर अब आते हैं कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होते हैं। कहाँ होते हैं ये? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसको ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हो आप। ये कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि अच्छा, हीमोग्लोबिन की भी हम बात करेंगे। फिर रक्त परिसंचरण में यानी कि जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 120 दिन होती है। कितनी होती है? इनकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल हिंदी में जिसे हम कहते हैं जीवन अवधि, इनकी होती है 120 दिन की होती है। ओके, यानी कि इनकी जो जीवन अवधि है वो 120 दिन की होती है, इसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जब ये नष्ट हो जाती हैं तो ये कहाँ जाती हैं? ये प्लीहा या फिर यकृत में जाती हैं, यानी कि स्प्लीन या फिर लिवर में ये जाते हैं नष्ट होने के बाद में। कहाँ जाते हैं? प्लीहा व यकृत में, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन और लिवर। तो ये जो है और नहीं होगा, मतलब कहाँ जाते हैं? प्लीहा और यकृत में, यानी कि स्प्लीन और लिवर में जाती हैं। कब जाती हैं? नष्ट होने के बाद। नष्ट होने के बाद, ठीक है, प्लीहा और यकृत में ये नष्ट होने के बाद में जाते हैं। इसी वजह से जो प्लीहा है इसको जो है लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी बोला है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहते हैं, प्लीहा को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो है लाल रक्त कोशिकाओं का यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? तो ये जो है प्लीहा को कहते हैं, यानी कि स्प्लीन को बोलते हैं। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है नष्ट होने के बाद में यहीं जाती हैं। जैसे इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसको जो है कब्रिस्तान ले जाया जाता है, वैसे ही जो आरबीसी हैं जब नष्ट हो जाती हैं तब जो है उनकी लाइफ साइकिल जब खत्म हो जाती है तो कहाँ जाती है? कब्रिस्तान यानी कि प्लीहा में जाती हैं। तो इसी वजह से इनको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब जो जब ये मतलब प्लीहा और यकृत में चली जाती हैं नष्ट होने के बाद में, अब यहाँ क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है वो अपने अलग अलग भागों में टूट करके यकृत में पहुंच जाता है, यानी कि लिवर में पहुंच जाता है। अब इसमें जो ग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन टूट गया, यानी कि हीम और ग्लोबिन दो में टूट गया। अब जो ग्लोबिन है जो कि एक प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में, ठीक है, चूंकि ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किस में टूटता है? अमाइनो एसिड में टूटता है। तो अब ये जो ग्लोबिन है वो अमाइनो एसिड में टूट करके ये ऊतकों में चला जाएगा, और ऊतकों में क्या होगा? ये प्रोटीन की भांति उसका उपयोग कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो यानी कि जो ग्लोबिन है जो कि एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, तो ये किस में टूट जाएगा? अमाइनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब जो है अमीनो अम्ल में जब टूट जाएगा तो इसको जो है ऊतकों के द्वारा जहां भी इनकी जरूरत है इनको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, यानी कि ऊतकों द्वारा
यूज कर लिया जाएगा, इनका उपयोग कर लिया जाएगा जहां भी इनकी आवश्यकता होगी। ओके, और बाद में और अधिक अगर टूट रहे हैं तो वो जो है हमारे यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितना यूटिलाइजेशन हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं और जो ऊतक हैं उनके द्वारा जितना इनका यूटिलाइज, जितना उपयोग होना होता है वो कर लिया जाता है। उसके बाद में जो बचते हैं वो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरबीसी का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में, जो आपके आरबीसी में पाए जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स में का मुख्य घटक होता है, जो काम क्या करता है, ऑक्सीजन के संवाहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिससे कि हम शॉर्टकट में Hg से शो करते हैं। तो अब हीमोग्लोबिन की बात है, ये आपके आरबीसी का मुख्य घटक होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका अगर हम काम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ऑक्सीजन का संवाहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे पूरी शरीर में पहुंचाने का काम करता है, अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक अत्यधिक जटिल एवं जटिल रूप होता है, आप कह सकते हो, जिसमें कि 95% जो है ग्लोबिन होता है, यानी कि प्रोटीन, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और 5% हिमैटिक नामक आयरन पिगमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ये किससे मिलकर के बना होता है, हीम, जिसे कि हम हिमैटिन भी कहते हैं, हीम कहो या फिर आप हिमैटिन कहो, हिमैटिन, ओके, प्लस ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, हीम जिसे कि हम हिमैटिन भी कह रहे हैं, जो कि एक आयरन युक्त पिगमेंट होता है, ओके, और जो ग्लोबिन है वो आपका प्रोटीन होता है। तो ये जो ग्लोबिन है वो कितना होता है, 95% होता है, और जो ये आपका हिमैटिन है ये होता है 5%। ठीक है, इसी से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। अब यही कारण है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। क्यों कहा जाता है कि आपके रक्त के निर्माण के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, तो इसी वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के बनता है, इसी वजह से आयरन की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन में बहुत अधिक आकर्षण रहता है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है उसको, जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों में पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीकृत ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड जो है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों में पहुंचाना, यानी कि लंग्स से टिश्यू में पहुंचाना, उसके बाद ऊतकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़ों में पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो फेफड़ों में ले जा रहा है। अब इस क्रिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का हिमैटिन भाग है, ठीक है, वो फेफड़ों की ऑक्सीजन से संयोजित हो जाता है। ठीक है, उसे मिल जाता है और मिल करके वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब ये प्रोसेस हो रहा है तो इस क्रिया में हीमोग्लोबिन का जो हिमैटिन वाला भाग है वो फेफड़ों की ऑक्सीजन से मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब जब रक्त के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिल करके ये क्या करता है, पूरे हमारे शरीर में इसका सर्कुलेशन होता है, इसका संचरण करता है ये हीमोग्लोबिन रक्त के साथ में। ठीक है, और परिसंचरण के द्वारा जो दूर दूर के ऊतक हैं, जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये प्योर ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारे शरीर के जो दूर दूर जहां भी ऊतक हैं हर जगह ये पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा जो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से ऊतकों में पहुंचाता है,
ऑक्सीजन को कहां पहुंचाता है? फेफड़ों से ऊतकों तक, ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करता है? ये उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों में पहुंचाता है, ठीक है। यानी जो ये हीमोग्लोबिन है ये काम करता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये हीमोग्लोबिन की बात हो गई। अब देख लेते हैं कि लगभग आरबीसी का तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। हाँ, आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देती हूँ कि हीमोग्लोबिन का की जो प्रत्येक अणु है उसमें कितने ग्लोबिन होते हैं और कितने जो है आपके हीम होते हैं, यानी कि जो हीमैटिन है वो कितना होता है। तो यहां पर मतलब एक हीमोग्लोबिन में, यानी कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में जो आपका हीमैटिन है ये कितना होता है? ये होता है प्रत्येक अणु में 4 हीम के अणु होते हैं, ये 4 होते हैं, 4 अणु होते हैं, ठीक है। और जो ये ग्लोबिन प्रोटीन है इसके भी 4 अणु होते हैं, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन होता है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम होता है, ठीक है। दोनों 4-4 होते हैं, इक्वल ही होते हैं हीमोग्लोबिन के एक अणु में, ठीक है। यानी कि चलिए, तो ये हो गया आपका आरबीसी का। अब मैं यहां पर आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए आप, ये आपका आरबीसी का पिक्चर है। आरबीसी क्या, इसमें सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये आरबीसी है, जो हम पिक्चर आपको बता रहे थे ना इसके आकार के बारे में, कि किनारे किनारे पर ये मोटा होता है और बीच में ये पतला होता है। तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। ये पिक्चर से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आरबीसी कैसा होता है। किनारे किनारे मोटा है और बीच में पतला है, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और ये है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये आप देख सकते हो, ये है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये आपका ब्लड सेल्स है, ये जो है आपकी, ये है ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं हैं। अब इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं रक्त कोशिकाओं के अंदर? ये सारी सेल्स हैं, रेड व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और ये प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये प्लेटलेट्स है। और ये है प्लाज्मा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। प्लाज्मा जो कि लिक्विड मटेरियल होता है, द्रव रूप में होता है, ठीक है, हल्का पीले रंग का होता है। तो यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिख रहा है हल्का पीले रंग का द्रव रूप में है, ये प्लाज्मा है। और ये सारी सेल्स हैं आपकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, इस पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये कैसे होते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं हम श्वेत रक्त कण की, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि डब्ल्यूबीसी की। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसको जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी हैं, ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी से अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। तो आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि जो आरबीसी हैं वो छोटी हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसी हैं वो उनसे बड़ी हैं। यानी कि जो इनका व्यास होता है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि जो आरबीसी का व्यास था वो कम था इससे। परंतु जो इनकी संख्या है वो लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती, मतलब ये बड़ी तो होती हैं, ये आरबीसी से बड़ी होती हैं, परंतु संख्या में कम होती हैं, संख्या में
कम होती हैं। ठीक है, साइज की बात करें तो ये आरबीसी से बड़ी होती है, लेकिन अगर हम इनके नंबर्स संख्या की बात करें तो ये लाल रक्त कोशिकाओं से कम संख्या में होती हैं। अब एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, यानी कि स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है, यानी कि हेल्दी एडल्ट पीपल है, उसके रक्त में ये लगभग 4000 से लेकर के 11000 प्रति घन मिलीमीटर रहती हैं WBC। तो इसको घन मिलीमीटर क्या, आप इस तरीके से बात मतलब इस तरीके से हम बता रहे हैं कि जो है एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की जो एक बूंद रक्त में ये कितनी होती है, लगभग जो इनकी संख्या होती है वो 5000 से लेकर के 8000 तक पाई जाती है WBC की। ठीक है, 5000 से लेकर के 8000 तक एक बूंद रक्त, या फिर आप कह सकते हो कि एक बूंद से भी कम में ये 5000 से लेकर के 8000 तक पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, लसिका ग्रंथियां, इनका निर्माण की बात करें तो कहां कहां होता है, अस्थि मज्जा मीन्स बोन मैरो, और कहां कहां, लसिका ग्रंथियां, लिम्फ ग्लैंड और प्लीहा मीन्स स्प्लीन। ठीक है, तो इनका मुख्य रूप से अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथियां और प्लीहा में इनका निर्माण होता है WBC का। ठीक है, और चूंकि इनका आप जानते हुए इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये जैसे कि आरबीसी का है तो तभी ये निश्चित इनका आकार होता है, लेकिन इनका जो WBC है इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी कि जैसे इनकी जरूरत पड़ती है आवश्यकता के अनुसार इनके आकार में परिवर्तन होता रहता है, इनके आकार में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मतलब जैसे इनकी जरूरत पड़ती है उसी तरीके से इनके आकार में परिवर्तन होता रहता है, और चूंकि इनका कोई भी रंग नहीं होता है इसी वजह से ये सफेद रंग की होती है, इसी वजह से इनको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, जबकि जो आरबीसी में वो आपके रेड कलर की होती है, इस वजह से इनको लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। ओके, तो ये हो गई बात। अब ये कह सकते हैं जैसे कि अगर रक्त की, अगर जहां पर आपका जो रक्त कणों की संख्या अगर 5 लाख है तो वहां पर जो आपका WBC होगा उसकी संख्या 6000 ही मिलती है। जैसा कि हमने बताया कि साइज में तो ये बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होती है, यानी कि जहां पर आपका जो रक्त कणों की संख्या वो 5 लाख होगी वहीं पर श्वेत रक्त कणों की संख्या आपकी 6000 ही रहती है, यानी कि संख्या में ये आरबीसी के कंपैरिजन में कम होती हैं। ओके, और चूंकि इनको जो है सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता, सॉरी बिना सूक्ष्मदर्शी के इनको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका जो आकार है वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, जैसा कि हमने बताया जैसे इनकी आवश्यकता होती है उसी तरीके से इनका आकार बदलता रहता है, और दिन में कई बार इनकी संख्या जो है घटती और बढ़ती रहती है, यानी कि निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, इनकी संख्या कम और ज्यादा होती रहती है। ओके, तो ये है। अच्छा, अब इनका अगर इनके हम काम की बात करें कि ये काम क्या करते हैं, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनका काम होता है शरीर की रक्षा करना, जो इनका मेन काम है वो है शरीर की रक्षा करना। कार्य की अगर हम बात करें तो शरीर की रक्षा करना इनका
सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम होता है। बाहरी वातावरण से जो भी आपके फॉरेन मटेरियल यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो भी हमारे शरीर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उनसे ये पूरे अपने जितनी इनकी ताकत होती है ये लड़ते हैं, उनके विरुद्ध आक्रमण करते हैं और रक्षात्मक ढंग से युद्ध करते हैं उनसे, और फिर उनको चारों तरफ से घेर करके उनको नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से इनको बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको, चूंकि हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे मकान की सुरक्षा के लिए हम बॉडी गार्ड रखते हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि हमारे मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो उनके साथ में बॉडीगार्ड होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। उसी तरीके से हमारे शरीर की रक्षा के लिए जो WBC है हमारे शरीर की रक्षा करता है, इसी वजह से इसको शरीर रक्षक कहा जाता है, यानी कि बॉडीगार्ड कहा जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी इनकी ये नष्ट हो जाते हैं, अगर ये नष्ट हो जा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जब तक ये शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और शरीर बीमारी का शिकार बन जाता है, अगर ये नष्ट हो जाते हैं, तो अगर इनकी संख्या कम हो गई, नष्ट हो गए, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारा शरीर जो है बहुत सारी बीमारियों को घेर लेता है, ठीक है। लेकिन तब भी ये बहुत कोशिश करते हैं उनसे लड़ने की और उनको खत्म करने की, अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए रक्त में जो श्वेत WBC है, इनका प्रभाव अगर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हमारा शरीर जो है खत्म हो जाता है, यानी कि जो है हाँ, शरीर की मृत्यु हो जाती है अगर ये पूरी तरीके से अगर ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं। अगर यही खत्म हो जाएंगे तो हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा, कब कब अब जो इनका जो WBC है, इनकी संख्या भी बढ़ती है। कब कब बढ़ती है इनकी संख्या, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि जब हम काम करते हैं, काम करते समय, काम करते समय और भोजन करने के पश्चात, भोजन के बाद, गर्भावस्था में यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड में, और जब एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगता है तब, एड्रेनलिन के इंजेक्शन के बाद, यानी कि इन कंडीशन में काम करने के बाद, भोजन के बाद, गर्भावस्था में और जब एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको अपने शरीर को सुरक्षित रखना है तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा काम करो, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास वर्कलोड नहीं है, देन आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या फिर जो है टहल रहे हो, घूम रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, या फिर घर का ही काम अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो फुर्तीला रहता है, एक्टिव रहता है, और हमारे शरीर की जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, यानी जितने भी फॉरेन मटेरियल हैं और जो इन्फेक्शन है, इन सब से हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि जो WBC की संख्या है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, अगर आप काम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। और ये हमारे शरीर की, चूंकि ये इनका काम ही है हमारे शरीर की रक्षा करना, तो रेगुलर बेसिस पर ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब जब भी अगर कोई संक्रामक रोग हो जाता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि संक्रामक रोग हो रहा है, यानी कि आप इन्फेक्शन, आपके ऊपर अटैक हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज का अटैक हो रहा है, तो उनसे लड़ने के लिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। ओके, और न्यूमोनिया अगर हो जा रहा है, तब इनकी संख्या जो होती है लगभग डबल हो जाती है। न्यूमोनिया के केस में, न्यूमोनिया के केस में इनकी जो संख्या है वो लगभग डबल हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब इन्फ्लुएंजा के केस में इनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के केस में
इनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो ज्यादातर संक्रामक रोग के केस में इनकी संख्या बढ़ जाती है, और जैसे निमोनिया है तो इनकी संख्या लगभग 2 गुनी हो जाती है, लेकिन इन्फ्लुएंजा के केस में इनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो चूंकि इनमें जब रक्त में जब भी श्वेत कणों की यानी कि WBC की संख्या में वृद्धि होती है तो इसको एक टर्म दिया गया है जिसे बोलते हैं श्वेत कण बहुलता, या फिर इसको हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जो इनमें वृद्धि हो रही है WBC में, उसको एक टर्म दिया गया है WBC में वृद्धि, या फिर इसे हम बहुलता कह सकते हैं। इसको टर्म दिया गया है श्वेत कण बहुलता, श्वेत कण बहुलता, या फिर इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, और अगर WBC में कमी हो रही है, WBC में अगर कमी हो रही है, ठीक है, यानी कि अल्पता हो रही है, छोड़िए, अगर कमी होती है तो इसे बोलते हैं श्वेत कण अल्पता, श्वेत कण अल्पता, या फिर इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं ल्यूकोपनिंग। तो दो टर्म है, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि WBC में वृद्धि, और ल्यूकोपनिंग का मतलब है WBC में कमी। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब जो WBC हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, इनको भी फर्दर दो में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए ये देख लेते हैं, इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक चीज और, अब जैसे जो WBC हैं तो इनकी जो लाइफ साइकिल हो, जैसे कि हमने RBC की बात की, RBC की लाइफ साइकिल होती है 120 डेज की, 120 दिन की होती है, लेकिन जो WBC होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है कोई फिक्स नहीं होती है। इनकी लाइफ साइकिल आपकी 5 दिन भी हो सकती है, मतलब अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो कहीं आपको 5 मिलेगा, कहीं आपको 15 मिलेगा, कहीं आपको 20 दिन मिलेगा, कहीं 22 दिन मिलेगा। तो आप अगर एक रेंज हम मान करके चलें तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 दिन से लेकर के आप 21-22 दिन या 20 दिन रख सकते हो। इनकी लाइफ साइकिल यानी कि जीवन अवधि फिक्स नहीं होती है, तो इसको आप एक रेंज के अंदर मान सकते हो 5 से लेकर के 21 दिन, मतलब कम भी हो सकती, 5 दिन भी हो सकती है और 21 दिन तक भी हो सकती है, 21-22 अप्रॉक्स। तो 5 से लेकर के 21 दिन हम मान सकते हैं इनकी। तो इनकी कोई फिक्स नहीं होती है, तो ये आप एक रेंज ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि RBC है तो उसका फिक्स है 120 डेज, लेकिन जो है WBC की लाइफ साइकिल वो फिक्स नहीं है, 5 से लेकर के 21 दिन के बीच में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो दो टाइप्स के होते हैं इनको दो में डिवाइड किया गया है, यानी कि इनके प्रकार की बात कर लेते हैं, टाइप्स। पहला है, उसे बोलते हैं कणकीय श्वेत रक्त कोशिकाएं, कणकीय श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा है अकणकीय, कणकीय या फिर कणिका रहित भी आप कह सकते हो। ठीक है, दोनों आप कह सकते हो, अकणकीय या फिर कणिका विहीन कह सकते हैं।
विहीन श्वेत रक्त कोशिकाएं, इंग्लिश में इसे कहते हैं आग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ये दो टाइप की हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और आग्रेनुलोसाइट्स। अब देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जो आपकी कणिकामय है, यानी कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि कण या फिर दाने होते हैं इनमें। इनके जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि इनके जो सेल्स हैं, सेल्स में जो भी द्रव भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी कि कण या दाने पाए जाते हैं। कण या आप कह सकते हो दाने, जिन्हें कि हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये पाए जाते हैं। इसी वजह से इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक खंड होते हैं, लोब्स होते हैं। और श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग ये 75% भाग जो है ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये जो है आपकी, इनमें कण या दाने पाए जाते हैं। अच्छा, और इनमें क्या होता है, ये जो है ये सक्रिय रूप से विचरणशील होते हैं, यानी कि ये भ्रमण करते रहते हैं, इधर उधर ये घूमते रहते हैं। ये सक्रिय रूप से विचरणशील है, यानी कि इधर उधर वो ये घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। ओके, और इनके कोशद्रव्य में अनेकों कणिकाएं होती हैं, इसी वजह से इनको ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। अब इनको भी फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 प्रकार इनके होते हैं। इनके भी टाइप्स हैं, जिसमें कि पहला है जिसे कि बोलते हैं एसिडोफिल्स, या इवोसिनोफिल्स। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूं, एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला हो गया एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये WBC में 1 से 4% तक होते हैं। कितने होते हैं ये WBC में 1 से लेकर के 1 to 4% ये पाए जाते हैं, और ये शरीर में प्रतिरक्षण का काम करते हैं, एलर्जी और अति संवेदनशीलता का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करने का काम होता है, एलर्जी से हमें बचाते हैं, और हमारी अति संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को बनाए रखने का ये काम करते हैं। तो ये होता है इनका काम। इसके बाद में दूसरा आता है बेसोफिल्स। इसी में दूसरा है बेसोफिल्स। ठीक है, पहला हो गया इओसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स। ये क्या कितने होते हैं, तो जैसे आपका ये था इओसिनोफिल्स, ये 1 to 4% पाए जाते हैं WBC में। उसी तरीके से जो आपका बेसोफिल्स होता है ये 0.5 से 2% होते हैं। 0.5 से 2% ये होते हैं WBC में।
और जो इनकी कणिकाएं हैं वो मास्ट कोशिकाओं द्वारा, हमने बताया था मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करती है, यानी कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा करने में ये मदद करती हैं। जो मास्ट सेल्स होती हैं वो इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मास्ट कोशिकाओं से जो श्रावित होता है, यानी कि सिक्रीशन होता है हिपैरिन का, सेरोटोनिन का, तो वो जो है उनको कैरी करने का काम करती है, यानी कि उनको ले जाने का काम करती हैं। इनकी जो कणिकाएं होती हैं, यानी कि जो बेसोफिल्स होती हैं, वो मास्ट कोशिकाओं के द्वारा जो सिक्रीशन हो रहा है हिपैरिन का, सेरोटोनिन का, उनको कैरी करने का काम करती हैं, ले जाने का काम करती हैं, जहां पर भी इनकी जरूरत होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में सी है हेट्रोफिल्स, या फिर इसे न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। हेट्रोफिल्स या इसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पर मैं बस केवल आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रही हूँ फिलहाल, कि ये कितने परसेंटेज होते हैं। ठीक है, और मेन इनका काम क्या होता है। तो अब ये टाइप्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तीसरा है हेट्रोफिल्स, या फिर इसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और ये WBC में जो इनकी संख्या होती है वो होती है 60 से लेकर के 70% तक ये पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक यही पाए जाते हैं। 60 से लेकर के 70% WBC में ये होते हैं। तो ये आपको पता चल गया है कि हर एक का परसेंटेज कितना होता है। सबसे अधिक हेट्रोफिल्स या फिर न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, यानी कि आग्रेनुलोसाइट्स। देख लेते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स, कणिका विहीन, जिसमें कि कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो कणिका विहीन है ये क्या होते हैं, ये कोशाद्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में जो कणिकाएं होती हैं ये हल्के नीले रंग की होती हैं और संख्या में ये कम होती हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती हैं। तो चूंकि सॉरी, ये जो है इनमें साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ये कणिकाएं या दाने नहीं होते हैं। इनमें कणिकाएं या दाने नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसमें कणिकाएं या फिर दाने थी, रह रही थी, लेकिन आग्रेनुलोसाइट्स में क्या होती, कणिकाएं या दाने नहीं होती। इसी वजह से इनको आकणकीय श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर आग्रेनुलोसाइट्स कहा जा रहा है। अब ये इनको भी फर्दर दो में डिवाइड किया गया है। ये भी दो टाइप की होती हैं, इनमें दो पाए जाते हैं। पहला है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और दूसरा है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो ये भी दो टाइप की होती हैं। जैसे कि आपका ग्रेनुलोसाइट था वो 3 टाइप का था, तो आग्रेनुलोसाइट जो है ये 2 टाइप की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट है इनमें एक ही बड़ा और गोलाकार न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये कितनी होती हैं, इनका जो परसेंटेज होता है, तो लिम्फोसाइट्स का ये आपका 20 से लेकर के 40% तक पाए जाते हैं। जो लिम्फोसाइट हैं इनका परसेंटेज होता है 20 से लेकर के 40%, ये WBC में पाए जाते हैं। और इनका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है और पृच्छका हुआ होता है, और इनमें जो भ्रमण करने की क्षमता कम होती है। अगर इनके काम की बात करें तो ये भी शरीर की प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं के लिए
आवश्यक जो प्रतिरक्षी प्रोटीन्स हैं वो बनाने का काम करती है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि ये हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम करती हैं। अच्छा, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनकी खोज के लिए एमिल बॉन बेहरिंग को 1891 में इसकी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, लिम्फोसाइट की खोज के लिए। किसको? इसकी खोज के लिए एमिल बॉन बेहरिग, ये नाम है साइंटिस्ट का, जिन्हें कि 1891 में लिम्फोसाइट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, दिया जा चुका है इनको। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि एक ही बड़ा और गोलाकार इनका न्यूक्लियस होता है, चपटा का होता है, और ये लगभग 20 से 40% पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अधिकांश भाग को घेरे रहते हैं। और इनमें क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है और वो भी किनारे पर होता है। यानी कि ये आप कह सकते हो जो लिम्फोसाइट्स है वो लगभग किनारे पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया काम, मैंने बता दिया कि ये इनका मेन काम क्या होता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं मोनोसाइट्स की। जो दूसरा है वो है मोनोसाइट्स। तो जो मोनोसाइट्स हैं, अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो ये जो है WBC की संख्या का लगभग 5% पाए जाते हैं। ये कितने होते हैं? 5%। ये 20 to 40% था और ये है 5%। ठीक है, 5% ये होते हैं। और ये जैसे कि हमने बताया कि जो लिम्फोसाइट्स हैं तो वो भ्रमण की जो क्षमता होती है, यानी कि इधर उधर जो घूमने की क्षमता है उनकी, वो कम होती है। लेकिन जो मोनोसाइट्स होते हैं ये सक्रिय रूप से भ्रमण करते हैं और जो बैक्टीरिया, जीवाणु हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं, यानी कि उनको खा करके खत्म कर देते हैं और इस तरीके से हमारे शरीर की ये रक्षा करते हैं, जो मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इनका परसेंटेज क्या है। ठीक है, और ये श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी एक केंद्रक कोशिकाएं होती हैं। ये जो मोनोसाइट्स हैं ये सबसे बड़ी एक केंद्रक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये मोनोसाइट्स की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम इनके काम की बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने काम की बात कर ही ली है कि इनका काम क्या होता है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा श्वेत जो रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC, इनका काम क्या होता है। तो जैसे कि जो आपने न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स जो कि आपके ग्रेनुलोसाइट्स में पाए जा रहे थे और मोनोसाइट्स जो कि आपके अग्रेनुलोसाइट में पाए जाते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं इन पाए जा रहे हैं दोनों, ये क्या काम क्या होता है इनका? बैक्टीरिया के आक्रमण से शरीर की रक्षा करना होता है। दोनों ही शरीर की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। अब चूंकि क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया है उनको क्या करते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं, यानी कि उनको आप कह सकते हो कि खा लेते हैं, यानी खा करके उनको खत्म कर देते हैं। इसी वजह से इनको जो है, जिनके अंदर जो भक्षण क्षमता होती है उसको बोलते हैं फैगोसाइट्स। ये इनको जो है, जो ये भक्षण क्षमता होती है यानी खा लेते हैं ये, तो जो WBC होते हैं इनको, WBC को फैगोसाइट्स भी कहते हैं। फैगोसाइट्स, ठीक है। और जो कि जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि जो भक्षण करने का काम कर रहे हैं, इसको
इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये है भक्षण क्षमता, और ये भक्षण करने की प्रक्रिया है जिसे कि फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं। और चूंकि ये जो बैक्टीरिया हैं उनको खाने का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो क्षतिग्रस्त ऊतक है यानी जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको इसी प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर भी निकालने का काम करते हैं। तो साथ साथ में ये जो भी बैक्टीरिया है उनको खाने का काम खा करके उनको नष्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर की रक्षा हो रही है, और साथ साथ में जो भी टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको हमारे शरीर से बाहर भी निकालने का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स। फटाफट प्लेटलेट्स देख लेते हैं जिससे कि हमारा ये कंप्लीट हो जाए। चलिए, अब जो प्लेटलेट्स है तो जैसे हम बता ही चुके हैं कि इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं या फिर हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। WBC की होगी, इसके काम के बारे में भी जान। तो WBC का मेन काम ये है शरीर की रक्षा करना। ठीक है, अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, इससे हमारा ये कंप्लीट हो जाए। अब जो प्लेटलेट्स है इसको हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट हमने बताया था, बिम्बाणु हिंदी में कहते हैं ये। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इनकी अस्थि रक्त मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होती है। रेड बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स के द्वारा होती है। कहाँ होती है? लाल अस्थि मज्जा लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में किसके द्वारा होती है? ये होती है जो है लोहित कोशिकाएं, हिंदी में बोलते हैं लोहित कोशिकाएं। कोशिकाएं इंग्लिश में कहेंगे इनको मेगा कैरियोसाइट्स। ये कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है और लोहित कोशिकाएं यानी कि मेगा कैरियोसाइट्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी संख्या की। तो इनकी जो संख्या होती है वो लगभग अगर हम माने तो इनकी 2.5 लाख होती है। संख्या की अगर हम बात करें इनकी प्लेटलेट्स की तो 2.5 लाख होती है, यानी कि 2.5 लाख होती है। अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, और अगर रेंज की बात करें तो 1.5 से लेकर के 3.5 लाख तक हो सकती है। ठीक है, रेंज की बात करें तो 1.5 से 3.5 लाख तक हो सकती है, और अगर अप्रॉक्स बात करें हम एवरेज तो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख जो है इनकी संख्या हो सकती है। ठीक है, और चूंकि ये क्या होते हैं कि इनकी संख्या जो है चेंज होती रहती है, प्रतिदिन बदलती रहती है, तो रक्त में ये नए जो है प्लेटलेट्स आते रहते हैं। ठीक है, और इनके जो है अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि इनमें क्या होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इनमें नाभिक नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है। ओके, और इनका जो औसत जीवन काल होता है यानी कि जो लाइफ साइकिल की हम बात करें, जीवन अवधि, इनकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 5 से 9 दिन की होती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, तो यहां पर हमने सबकी लाइफ साइकिल डिस्कस कर ली है, कितनी होती है। प्लेटलेट्स की होती है 5 से लेकर के 9 दिन, मतलब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब इनका जो मेन काम होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है रक्त का थक्का बनाने की क्रिया में ये सहायता प्रदान करते हैं। इनका जो मेन काम होता है रक्त के
थक्का बनाने में ये मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये इनका मेन काम होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। और ये रक्त का थक्का बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हिमैटोसिस। जो रक्त का थक्का बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हिमैटोसिस। ओके, तो ये इनका काम होता है। और चलिए, तो ये अच्छा, हाँ, और एक चीज और, इसमें जो स्पिंडल सेल्स की हमने बात की थी, तो जो स्पिंडल सेल होते हैं ये क्या होते हैं, ये अस्तनियों के अतिरिक्त अन्य सभी कशेरुकी में प्लेटलेट्स के स्थान पर ये पाई जाती हैं। जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य भी एक अस्तनीय प्राणी है, ठीक है, एक कशेरुकी प्राणी है, तो क्या होता है, लेकिन मनुष्य में ये स्पिंडल सेल नहीं पाई जाती हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, स्पिंडल सेल, स्पिंडल कोशिका। तो ये सभी, एक मिनट, कोशिका, ठीक है, स्पिंडल सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि स्पिंडल कोशिका की बात कर रहे हैं। तो जो स्पिंडल सेल होता है ये सभी कशेरुकों में पाए जाते हैं। कशेरुकी में क्या होता है, कशेरुकी का मतलब है जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे में पाई जाती हैं। तो हम भी एक कशेरुकी प्राणी हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, लेकिन ये मनुष्य को छोड़कर, ये हमारे मानव शरीर में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो है इनकी जगह पर प्लेटलेट्स पाया जाता है, और जितने भी मनुष्य को छोड़ करके जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनमें जो है प्लेटलेट्स की जगह पर स्पिंडल सेल्स पाए जाते हैं। काम इनका वही रहता है, जो प्लेटलेट्स काम करता है वही ये भी काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं सभी कशेरुकी प्राणी में ये पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य को छोड़कर सभी कशेरुकी प्राणी में पाए जाते हैं, और सभी कशेरुकी प्राणी में प्लेटलेट्स की स्थान पर पाए जाते हैं, के स्थान पर। काम इनका वही होता है, जो प्लेटलेट्स काम करता है, ठीक है, जो प्लेटलेट्स का काम होता है वही इनका भी काम होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, और जितने कशेरुकी प्राणी हैं उनमें जो है प्लेटलेट्स की जगह पर स्पिंडल सेल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रक्त के कार्य की। रक्त का काम क्या होता है, तो देखिए, रक्त का काम होता है ये भोजन से जो भी अवशोषित तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, और उनको समस्त ऊतकों यानी कि हमारे शरीर के सभी टिश्यूज में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो एक तो ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम कर रहा है, दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, और हमारे शरीर के जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं विभिन्न भागों से, उनको इकट्ठा करता है, और फिर इन वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जी अंगों यानी कि जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उन तक ले जाता है, और उसके बाद में इनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने का काम कौन करता है, हमारी किडनी करती है। ठीक है, तो किडनी तक ये जो रक्त हैं ये वेस्ट मटेरियल को किडनी में लेकर जाते हैं, किडनी तक लेकर जाते हैं, और वहां पर किडनी क्या करती है, इन अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम क्या है कि ये जल संवहन के द्वारा शरीर के ऊतकों को सूखने से बचाते हैं,
और उन्हें नम और मुलायम रखने का भी काम करते हैं। यानी कि जल संवहन के द्वारा ये हमारे शरीर के जो भी टिश्यूज हैं उनको सॉफ्ट बनाए रखते हैं, मुलायम बनाए रखते हैं, मॉइस्चर उनमें मेंटेन रखते हैं, ठीक है, उनको सूखने से बचाते हैं। और जो भी हमारे शरीर के द्रव हैं, फ्लूइड्स हैं, उनको तथा जो हमारे टिश्यूज का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि परासरणी दाब होता है, उनको भी सामान्य बनाए रखने का काम करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो भी द्रव पाए जा रहे हैं, फ्लूइड्स पाए जा रहे हैं, उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिन्हें कि हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, उनसे जो भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं उनको कैरी करते हैं और जहां जहां उनकी जरूरत होती है वहां पर ये पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो डायरेक्ट ब्लड में उनको सिक्रेट करते हैं और फिर ब्लड क्या करते हैं, जहां भी उनकी जरूरत पड़ती है इन हार्मोन्स की, वहां पर जो है वो उनको पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा रक्त शरीर के अंगों की कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है तथा कोशिकाओं के नष्ट हो जाने पर उनका नव निर्माण भी करता है। यानी कि जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो उनको फिर से बनाने का, नई कोशिकाएं बनाने का भी काम करता है। और अगर उनको रिपेयर की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, तो उनको उनकी मरम्मत भी यानी कि रिपेयरिंग भी कर रहा है, ठीक है। और जो भी टूटी फूटी और जो मृत कोशिकाएं हैं, यानी कि जो डेड सेल्स हैं शरीर की, उनको यकृत और प्लीहा में पहुंचाता है, यानी कि लिवर में और स्प्लीन में पहुंचाता है, जहां पर वो नष्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये भी काम कर रहा है। और ये हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और उनको मेंटेन करता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो कि आपका ब्लड करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको जो भी हमने कार्य बताए हैं वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी जो नोट्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उस पर हम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप जो भी नोट्स हैं, कुछ नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं और धीरे धीरे हम और भी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, तो ये हो गया, रक्त के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से थे और उनके अंदर सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और रक्त का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट में जो फर्दर टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो जो भी हमने आज समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, देन आप इसको जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।